एक लड़की थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। तैयारी के दौरान उसने भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना की, जिस दिन उसका चयन सरकारी नौकरी में हो जाएगा उस वर्ष सावन के महीने में वह हरिद्वार से कावड़ उठाकर पैदल यात्रा करेगी और भोलेनाथ को जल अर्पित करेगी। समय दोस्तों बीतता का वक्त है जो बीतता का उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार उसका सरकारी नौकरी में चयन हो गया दोस्तों। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उसने सावन के महीने में कावड़ यात्रा पर जाने की इच्छा अपने परिवार के सामने रख दी। उसका परिवार बहुत संपन्न था। शुरुआत में सभी ने उसे मना किया क्योंकि उन्होंने उनकी सुरक्षा और कठिन यात्रा की चिंता थी। लेकिन जब वह अपने संकल्प पर अडिग रही तो आखिरकार परिवार वाले मान गए और बोले अगर यह तुम्हारी आस्था और मन्नत है तो तुम जा सकती हो। इसके बाद वह हरिद्वार हरिद्वार दोस्तों पहुंची। गंगा स्नान करने के बाद उसने गंगा जल से अपनी कावड़ भरी और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए नाम लेते हुए पैदल यात्रा दोस्तों शुरू कर दी। और वह पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी जो मंजिल की ओर बढ़ रही थी तभी रास्ते में उसे एक सेवा शिविर दिखाई दिया। जैसे ही वह उस शिविर के पास पहुंची वह खड़ा एक युवक के साथ कुछ ऐसा कर बैठा जिसकी उसने कभी कल्पना भी दोस्तों नहीं की थी। आखिरकार उस युवक ने ऐसा क्या किया, क्या नहीं किया, क्या इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बहुत दोस्तों रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। यह कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है जिंदगी में और उनके भावुक पल आपको दिल जरूर छू जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। आखिरकार जो आपको कैसा संदेश मिलेगा जिसे आप लंबे समय तक याद रखोगे कि ऐसी वीडियो ऐसा जो हमने स्टोरी कभी नहीं सुनी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही सच्चाई और प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे दोस्तों पहले पहुंचे। और हाँ, आप यह वीडियो दोस्तों किस शहर से देख रहे हो, किस जिले, किस तहसील, किस स्टेट से देख रहे हो, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पिछली वीडियो पर जिन जिन साथियों ने प्यार भरे कमेंट किए थे उन सभी की सूची हमारे पास मौजूद है। इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी प्यार दर्शकों का नाम अवश्य लूंगा। तो बिना किसी देर करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची और दिल छूने वाली कहानी दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, मैं कैलाश कुमार आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ यह घटना दोस्तों हरिद्वार की है। दरअसल दिल्ली का रहने वाला एक परिवार था। परिवार के मुखिया जिनका नाम संदीप गोयल था वैसे डॉक्टर थी और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम अनन्या गोयल था। अनन्या तैयारी कर रही होती है तो तैयारी के वक्त वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आने वाले सावन में हरिद्वार से कावड़ उठाकर उठाऊंगी और भगवान भोले के नाथ के मंदिर तक पैदल यात्रा करूंगी। दोस्तों समय वक्त बीतता जाता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका सिलेक्शन इनकम टैक्स विभाग में हो जाता है यानी आयकर विभाग में। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इसका सिलेक्शन होता है पूरे घर परिवार में खुशियों का दोस्तों माहौल हो जाता है। नात बात रिश्तेदार जिसको पता चलता है सारे लोग बधाइयां शुभकामना भेजने लगते हैं और आसपास के लोग में बड़ी खुशी होती है। संदीप गोयल पहले से ही डॉक्टर थे और उनकी जो पत्नी थी वह भी जो एक डॉक्टर थी। परिवार पहले से ही बहुत बड़ा संपन्न था। दोस्तों रिजल्ट आने के बाद एक दिन अनन्या अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं भगवान भोलेनाथ से एक मन्नत मांगी थी और मैं हरिद्वार से जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक पैदल कावड़ यात्रा करना चाहती हूँ। अगर यह सुनकर के थोड़ा सा संदीप गोयल को तकलीफ हुई क्योंकि अपनी बेटी अनन्या की फूलों की तरह पाला था। उसे लगा कि जो भगवान जो बिटिया भी ऐसी अलावा कभी जो धूप में नहीं निकली, गाड़ियों से कॉलेज जाती थी, गाड़ियों से कोचिंग जाती थी, बस पैदल कैसे चलेगी, थोड़ा सा उन्हें अंदर से कष्ट हुआ। लेकिन दोस्तों संदीप गोयल ने अपनी बेटी से कहा बेटी एक बार फिर सोच लो, पैदल कावड़ यात्रा करना बिल्कुल आसान नहीं होता, रास्ता बहुत लंबा है, जगह जगह है, पहाड़ी इलाका पड़ता है, ऊपर से जो सावन का मौसम है कभी भी तेज बारिश हो सकती है। अगर रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी हो गई तो अनन्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता की ओर देखा और बोली पिताजी चाहे कितनी भी कठिनाई है क्यों ना आए, मैंने भगवान भोलेनाथ से जो संकल्प लिया है मैं उसे हर पल हर हाल में पूरा करूंगी। बेटी के अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय के आगे आखिरकार संदीप गोयल को झुकना पड़ता है दोस्तों। हालांकि उनका मन अभी भी दोस्तों चिंतित था, इसलिए उन्होंने अपनी कार और भरोसेमंद ड्राइवर को अनन्या के साथ हरिद्वार तक भेजा। साथ ही ड्राइवर को पर्याप्त पैसे देते हुए कहा रास्ते में मेरी बेटी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे उनकी व्यवस्था करना। दोस्तों अनन्या हरिद्वार पहुंची, वहां से श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान किया और हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपनी कावड़ यात्रा तैयार की। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भोले जो पैदल कावड़ यात्रा पर निकल पड़ी। उसके पीछे पीछे ड्राइवर भी कार लेकर सुरक्षित दूरी बनाकर चलता रहा ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी तुरंत है जो मदद कर सके। उसकी जो गाड़ी होती है पीछे से चल रही होती है दोस्तों अभी भी अपनी यात्रा मेहनत और लगन से करने लगती है और भोलेनाथ को याद करते हुए क्योंकि वह जो हासिल करना चाहती थी जिंदगी में वह मिल चुका था या पा चुकी थी, बहुत खुशी थी। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को सुमरते हुए उनकी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। अचानक मौसम खराब होता है, आसमान में जो काले हैं बादल छा जाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज मूसलाधार बारिश होने वाली है।
दोस्तों फिर भी वह अपनी यात्रा में थोड़ा सा बाधा नहीं उत्पन्न होने देती है। वो पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से कावड़ लेकर जा रही है। सोचती है कि बारिश हो चाहे तूफान हो, लेकिन कावड़ को मैं कहीं नहीं रखूंगी। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश इतनी तेज होती है कि पूरी तरीके से भीग जाती है। दोस्तों उनके साथ बहुत सारे कावड़ियों की काफिला चल रहा होता है, उन्हीं के साथ ये भी चलती जा रही होती है। अचानक ये जगह पहुंचती है सड़क के किनारे। सड़क के किनारे के सामने एक गाड़ी आ रही होती है और यह सड़क के किनारे हटने का दोस्तों प्रयास करती है, लेकिन इसका पैर फिसल जाता है और पैर कुछ इस कदर फिसलता है कि पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती है। इसके पीछे जो ड्राइवर था, जब तक वह गाड़ी को रोकता, गाड़ी को खड़ी करता और बाहर निकलता, तब तक एक जो लड़का वहीं बगल में खड़ा था, जो कि श्योर कैंप लगाया हुआ था, उसको संभाल लेता है। जो कावड़ भी नहीं गिरने देता है, इसको संभाल करके कहता है कि बहन जी आप ठीक तो हो। इतना सुनते ही जो अनन्या थी वो कहती है कि भाई मैं ठीक हूँ, आप नहीं होते तो शायद मैं गिर जाती और जो मेरी कावड़ है वह भी खंडित हो जाती। तो दो कहता है कि कोई बात नहीं बहन, हमको लगता है कि आपके पैर चोट लग गई हो। दोस्तों उसको अपने शिविर कैंप में ले जाया जाता है और उधर से स्प्रे वगैरह होता है और वो मारता है। गर्म पानी रखा होता है, उसका जो पैर वगैरह धुलता है और उसका यह सेवाभाव देख के बहुत ही हद तक प्रभावित हो जाती है कि वो सोचते हैं कि आज का युवा वर्ग जिसको पढ़ाई करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, वो आज सेवा भी कर रहा है। कावड़ियों की उसकी जो बात करने लगती है, तुम्हारा जो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम मंजीत बताता है और वह बताता है कि मेरा नाम मंजीत है और मूल रूप से हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। मेरे घर परिवार पर कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ के अलावा। मेरी माँ बीमार रहती है, मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त माँ के साथ बिताता हूँ। मेरे पिताजी है नहीं, खेती बाड़ी भी नहीं है, इस तरीके से गुजर बसर मेरा चलता है। एक छोटी सी दुकान है, लेकिन माँ के इलाज से वो पूरी तरीके से टूट गई। मेरे पास ना तो माँ के इलाज के लिए पैसे हैं और ना ही जो है घर में खाने पीने के लिए। फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से जो कमाता हूँ उसी की सेवा भाव करता हूँ। या छोटा मोटा 500 रुपए का जो स्प्रे, कुछ दर्द का टेबलेट और गर्म पानी रखा हूँ, इससे कि जो कावड़ वाले आते हैं, जो थके मांदे होते हैं, उन्हीं की सेवा भाव करता हूँ। यही दोस्तों सोच करके, विश्वास से भगवान भोलेनाथ एक दिन हमारी मदद जरूर करेंगे। मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी, तब मैं शायद कि मन लगा करके कोई काम कर पाऊँ। माँ की वजह से ना ही कोई काम करने का मन करता है और ना ही कहीं जाने का मन करता है। यदि मैं किसी शहर चला गया, कुछ काम धंधा भी कर लिया, तो माँ अकेली पड़ जाएगी, उसकी देख रेख कौन करेगा। इतना सुनकर अनन्या कहती है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? तो बोला नहीं, शादी नहीं हुई है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इसी चक्कर में घर में फंस गया हूँ। जॉब करने जाऊंगा, माँ की देख रेख कौन करेगा? और अभी सामने यह समस्या है कि माँ के इलाज के लिए अभी पैसे नहीं है। यह सुनकर के अनन्या कहती है आपकी माँ कहाँ है? तो वो कहता है कि मेरी माँ गाँव में है, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आप अंदर जाओगे तो पहाड़ियों पर एक छोटा सा घर है, वहीं पर मेरी माँ रहती है। वैसे सरकारी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ हद तक मुझे उम्मीद नहीं दिख रही कि आराम की, जैसे पहले थी वैसे आज भी है। यह सुनकर के अनन्या बहुत हद प्रभावित होती है और सोचती है कि देखो आज के युग में कैसे कैसे बैठे हैं, अपने कैदियों जो है दांव पर लगा दिए हैं, अपने घर परिवार, अपनी माँ के लिए। दोस्तों तब तक और जो कावड़िए होते हैं उसको रोक रोक के अंदर अपने शिविर में लाता है, गर्म पानी से उसके पैर धुलाता है, उनकी दर्द की टेबलेट देता है और जो स्प्रे वगैरह था उसके पैर पर मारता, जिसकी वजह से थकान है वो थोड़ा दूर हो जाए। और एक कावड़ रखने के लिए जगह बनाया था, कोड़ी से एक केतली चाय भी बनाता था। जो चाय पीने के शौकीन थे उनको चाय भी पिलाता था। उसकी सेवा देख करके जो नन्नत थी, जो मन्नत थी उसकी बहुत ही जो है प्रभावित हो जाती है अनन्या। उसको यह लगने लगा कि इस संसार में सेवा भाव से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके पिताजी डॉक्टर है और डॉक्टर का जो कार्य होता है वह सेवा भाव क्या ही होता है। लेकिन मेरे पिताजी इतना पैसा बनाए हैं, इतनी प्रॉपर्टीज बनाए हैं, उन्होंने कभी इस तरीके से सेवा लोगों की नहीं की। यहीं से उनका जो मन था दोस्तों वो पूरी तरीके से बदल जाता है और एक दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आयकर विभाग में जरूर नौकरी पाई हूँ, लेकिन मैं ना तो कभी किसी गरीब को सताऊंगी और ना ही कभी किसी से रिश्वत लूंगी। जो भी नौकरी करूंगी, जब तक करूंगी पूरी शिद्दत, ईमानदारी, सेवा भाव से करूंगी। वो एक का उठाते हुए एक का संकल्प लेती है और कहीं कहीं जो है मंजीत था वो पूरी तरीके अनन्या की जिंदगी में बदलाव दे चुका था। अनन्या वहां से कावड़ उठाती है, थोड़ी देर बाद उसका जो ड्राइवर होता है फिर गाड़ी लेता है और पीछे पीछे उसके चल देता है। अन्य जाती है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल अर्पित करती है और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करती है कि कभी मेरी वजह से कभी किसी गरीब की जो दिल है वह किसी को दुख कष्ट ना हो। बस मुझे इतना सहन शक्ति देना और इतना इच्छा शक्ति देना, और मुझे ना तो रिश्वत का कोई लोभ है और ना ही पैसे का। दोस्तों वहां से दर्शन करने के बाद अचानक उसका दिल करता है कि चलो मंजीत से मिलते हैं।
गाड़ी में बैठती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि एक काम करो, मस्जिद के पास मुझे ले चलो। वहाँ पर जो फिसली थी, मेरा ट्रीटमेंट होता। ड्राइवर कहता है कि ठीक है दोस्तों। ड्राइवर उसको लेकर के मस्जिद के उस कैंप सेवा कार्यालय जो लगाया था लोगों के लिए, सेवा भाव के लिए, पर वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है कि वहाँ पर लगभग 5-7 जो है गला साफ करने की आवाज़ जो भी है, लड़कियाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कि कावड़ लेकर जा रहे हैं। लगभग दोस्तों 7-8-10 लोग जो थे उनके पैर धुला रहे हैं, कुछ इस तरफ चाय बना रहे हैं, दूसरी तरफ किसी को स्प्रे मारा जा रहा है। यही सारा कार्यक्रम चला रहा होता है और बड़ी मेहनत और शिद्दत से, वह ईमानदारी से सारा काम कर रहा होता है। गाड़ी में बैठ करके वो देख रही होती है कि देखो कितनी ईमानदार से और मेहनत से काम कर रहा है, जबकि इससे एक पैसा इसको मिलने वाला नहीं। बस इस उम्मीद पर काम कर रहा है कि किसी तरीके से इसकी माँ ठीक हो जाए। अब दोस्तों लगभग 20 मिनट तक इंतजार करती है और उसके बाद जैसे जैसे करके जो श्रद्धालु बैठे होते हैं उस शिविर से बाहर निकलते हैं। शिविर जैसे ही खाली होता है तो वो गाड़ी से उतरती है। उसको देख करके जो मंजीत था वो छठ से पहचान जाता है और कहता है कि मैडम आप दर्शन बाबा के अच्छे से हो गए। तो कहती है कि सब जो है भोलेनाथ की कृपा थी और आपका प्यार था, इसी वजह से दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। और अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ तो मैंने सोची कि तुमसे मिल करके जाऊँ, तो पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो कहता है कि बहुत अच्छा किया मैडम, आप चली आई। आपके जाने के बाद मुझे भी एहसास हुआ और आपको देख कर के भी लग रहा था कि आप इससे इतने बड़े घर की है। यह बात सुन के अनन्या कहती है कि मजीद पैसे से कोई इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। मैं जब से यहाँ से गई हूँ तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। बेशक तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम दिल के बहुत बड़े, और इंसान के पास, जिसके पास धन होता है वह बड़ा नहीं होता है। बहुत लोगों के पास धन है, लेकिन आज भी अगर जरूरत पड़ जाए किसी की मदद करने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं निकलते हैं। तो जो तुम लोग सेवा भाव कर रहे हो, यह देखकर मुझे लगा कि सबसे बड़े इंसान दुनिया के तुम मुझे लगते हो, तुम ही हो। मुझे इससे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर के जो मंजीत हो दोस्तों, वो कहता है नहीं मैडम, मुझे किसी पैसे की उम्मीद नहीं है और ना ही मैं मदद की। अगर किसी को मदद करना है तो जैसे मैं निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा हूँ, बस लोगों की सेवा करे, तो गर्म पानी है, स्प्रे है, बस ऐसी मुझे मदद चाहिए, बाकी मुझे पैसे नहीं चाहिए। दोस्तों यह सुनकर के अनन्या को लगा कि कैसा आदमी है, जबकि इन सब चीजों के पैसे लगते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं, ना ही कोई नौकरी है, ना ही कोई इनकम है। अनन्या मंजीत के पास बैठ जाती है और मंजीत से कहती है कि मंजीत, तुमने मेरा दिल पूरी तरीके से बदल दिया है। मुझे लगता है कि आज से तुम्हारे साथ इस जीवन में रहूं और मैं भी लोगों की सेवा करूं। दोस्तों यह सुनकर उसका जो ड्राइवर था मन ही मन सोचने लगा कि अच्छे खासे बड़े घर की लड़की, इसका पूरी तरीके से जो दिमाग खराब है, वो पागल हो गई है। इसके समझ में नहीं आ रहा कि मैं करने क्या जा रही हूँ। उसके घर वाले इसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों ड्राइवर अपने मालिक यानी संदीप गोयल को फोन कर देता है। कहता है कि साहब, मालकिन जला अभिषेक तो कर चुकी है, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या बैठ गया है। एक लड़का है जो कि कावड़ियों की सेवा कर रहा है, अभी यह उसके साथ सेवा करने में जुट गई है और वो कहता है कि अनन्या से बात कराओ। अनन्या जो है अपने पिताजी से बात करती है। संदीप गोयल कहता है कि बेटे, तुम जिस काम के लिए गए थे तुम्हारा काम पूर्ण हो गया है, तुम घर आ जाओ, व्यर्थ के कामों में क्यों उलझी हुई हो। दोस्तों यह सुनकर अनन्या जो कहती है कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, व्यर्थ के काम कर रहे हो, जबकि निस्वार्थ भाव का सेवा मुझे लगता है तो यही है। आज के दिन मुझे जो करना है कर लेने दीजिए। मैं शाम को ही यहाँ से जो है, रात को यहाँ से निकलूंगी। लगभग मैं 3-4 घंटे यहाँ मैं पहुंच जाऊंगी। बहुत दूर का तो रास्ता है नहीं। क्योंकि इकलौती बेटी थी, संदीप गोयल ज्यादा दबाव बना नहीं पाए। वो कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। वह अपने ड्राइवर से कहती है कि दोबारा मेरे पिताजी को भूल करके भी फोन ना करना जब तक कि मैं ना खाऊं। अब वह डर जाता है, चुपचाप जाकर के गाड़ी में दोस्तों बैठ जाता है। अन्या मंजीत से बात करने लगती है। मंजीत अन्या से कहता है कि अन्या, जो तुम्हें यह घर जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी नाराज हो रहे हैं, तुम घर चले जाओ, मैं हूँ, देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहती है कि नहीं मंजीत, मैं तुम्हारे साथ आज सेवा भाव करना चाहती हूँ। अब मंजीत भी हार जाता है दोस्तों। मंजीत से पूछती है तुम खाना पीना कुछ लाए हो, कुछ खाए हो। तो मंजीत कहता है कि हाँ, घर से जो कुछ बना करके लाया हूँ। तो कहती है कि खाना कौन बनाता है। तो मंजीत कहता है कि मैं ही बनाता हूँ। तो कहती है कि जो घर से लाए वो भी मैं तुम्हारे साथ आज खाना चाहती हूँ। तो मंजीत अंदर ही अंदर जो संकोच में पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि वो तहरी बना करके लाया था, खिचड़ी बनाया था। उसको लगे कि अगर खिचड़ी इसको खिलाऊंगा तो सो क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन अब वह जिद पर अड़ जाती है दोस्तों और कहती है कि टिफिन लाओ, मुझे खाना है। दोस्तों उसके पास एक टिफिन का एक जो है बड़ा सा ऐसे डिब्बे जो टाइप का था प्लास्टिक का, उसे खोलता है। उसमें प्याज, थोड़ा सा प्याज होता है और थोड़ी सादी खिचड़ी होती है। यह देखे दोस्तों अनन्या अंदर ही अंदर बड़ी भावुक हो जाती है। उसको अंदर से जो है लगने लगा था कि यह सच में बेहद गरीब है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा इंसान है। दोस्तों दोनों बैठ करके खाना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं।
उसके बाद जो ऐसे जैसे ये जो यात्री आ रहे होते हैं, नन्हे अब उनके साथ सेवा भाव में लग जाती है। किसी के पैर धुलाती है, तो किसी के स्प्रे मारती है, किसी को दोस्तों चाय वगैरह पिलाती है, किसी को दवा देती है, गर्म पट्टियों की व्यवस्था करती है। अगर किसी को छाले वगैरह की समस्या थी तो गर्म पट्टियों से बांध दिया करती थी। ये देख के जो मंजीत था वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यार बड़े घर की बेटी जो कार से आई हो, ड्राइवर साथ में आया हो और इस तरीके से सेवा भाव कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका दिल कैसे इतनी जल्दी बदल गया। अब दोस्तों अनन्या उसके साथ रात के लगभग 8 बजे तक यह सारा जो कार्यक्रम चलाया करते थे। लगभग दोस्तों 8 बजे के बाद मंजीत अनन्या से कहता है कि मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि माँ घर पर अकेली है, जाऊँगा खाना पीना बनाऊँगा, माँ को भी जो है मिलेगा, दवा भी देनी रहती है। तो अनन्या कहती है कि मंजीत हम दोबारा कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो मंजीत कहता है कि फिलहाल अभी जब जो सावन में यही रहूंगा, उसके बाद अगर मिलना है तो तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ और अपना नंबर दे देता हूँ, अभी भी आकर के कभी भी आकर मिल सकते हो। अनन्या कहती है कि ठीक है। दोस्तों दोनों एक दूसरे का नंबर है जो ले लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करने के बाद अनन्या कार में बैठ तो जाती है जाने के लिए, लेकिन उसका जो दिल था शायद अब मंजीत के पास छूट चुका था। उसकी आंखें नम थी, वह तब तक देखती रहती है जब तक मंजीत उसको दिखाई देता रहता है। देखते देखते दोस्तों उसकी आंखों में ओझल आ जाती है। दोस्तों इधर अन्य दिल्ली की तरफ बढ़ती चली जाती है और मंजीत अपने घर चला जाता है। जाने के बाद वो खाना पीना बनाता है, अपनी माँ को खाना देता है, दवाई देता है। लगभग दोस्तों 10 बजे के आसपास का अनन्या दिल्ली पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसके पिताजी अभी हॉस्पिटल से आए नहीं थे, उसकी माताजी आ चुकी थी। माताजी उसका हालचाल पूछती है, यात्री कैसे रही, दर्शन कैसे हुआ, जो भी होता है सब पूछते हैं, अच्छे से सब कुछ बताती भी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोस्तों उसके पिताजी आते हैं और आते ही सबसे पहले कहते हैं कि बेटी तुम दर्शन करने गई थी और वहां ये सब क्या करने लगी? वो बोली कि पिताजी पैसे ही सब कुछ, शांति नहीं मिलती। मुझे अच्छा लगा और मैं देखी कि एक लड़का जो कि इतनी परेशानी से घिरा हुआ है, जकड़ा हुआ है, फिर भी लोगों को निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा होता है। उसने मेरी भी मदद की तो मुझे लगा कि लोगों की मदद करनी चाहिए। यदि एक दूसरे की कोई सहारा नहीं बनेगा तो कभी कभी जो चैन चलता है काम करने का, यह टूट जाता है। इस वजह से मैं उसके साथ यह काम करने लगी। यह सुनकर के उसके पिताजी संदीप गोल मुस्कुराते हैं और कहते हैं बेटी बड़ी बेशक होगी लेकिन दिमाग अभी भी तुम्हारा छोटा है, तुम पागल हो, कुछ भी सोच जाती हो। दोस्तों सारे जो लोग हैं घर में बैठ करके खाना खाते हैं, इन्हें अपने कमरे में लेट जाती है, सोने के लिए जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी और बार बार मंजीत का जो चेहरा था उसके दिमाग में दोस्तों घूम रहा था। दिल यही कर रहा था कि मंजीत से एक बार बात कर ले। दोस्तों मंजीत को एक बार फोन लगाती है लेकिन उसका फोन उठाता नहीं है और वह सोचती है कि दोबारा करूंगी, पता नहीं कहाँ पर है, किस हाल में है। लगभग दोस्तों 1 घंटे के बाद मंजीत का दोस्तों फोन आता है। फोन आने के बाद दोनों में बातचीत हो जाती है और हालचाल होती है। तो बताती है कि मैं सकुशल पहुंच गई हूँ, लेकिन मंजीत तुम्हारे साथ बिताए हुए पल आज भी मुझे याद आ रहे हैं। मंजीत कहता है कि जब से तुम गई हो अनन्या मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं माँ की बीमारी से बहुत परेशान हूँ। जैसे ही माँ की बीमारी का नाम लेता हूँ अनन्या को याद आता है। तो कहती है एक बात बताओ तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? तो वह कहता है कि पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो कहती है तुम ऐसे एक काम करो, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं कल बात करती हूँ और तुम उसको लेकर के दिल्ली आ जाओ, अच्छे से जो ट्रीटमेंट वगैरह करवा दूंगी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट डॉक्टर है और पैसे भी तुम्हारे नहीं लगेंगे, यदि पैसे लगेंगे उनकी चिंता आप बिल्कुल मत करना। तो वह कहता है कि ठीक है मैडम, अगर आप ज्यादा पैसा लगेगा तो मैं नहीं कर सक पाऊंगा, वैसे भी अगर थोड़े बहुत भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी से मांगना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। जो कमाता हूँ वो सेवा भाव में खर्च कर देता हूँ, बाकी दवा 1 महीने के लिए लाया था वही खिला रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। कन्या जो है अनन्या अपने पिता के चोरी से एक गाड़ी बुक करती है और उसको भेज देती है मंजीत घर पर। मंजीत को फोन करते हैं कि तुम्हारे घर पर एक इतने बजे जो है गाड़ी पहुंचेगी। मंजीत कहता है कि अनन्या तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? तो अन्य कहते हैं कि मंजीत हम तुमसे ही सीखा है, अब तुम मना मत करो, मेरा जो भी फर्ज बनता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मंजीत कहते हैं कि मेरा धर्म था और मैं इसलिए वहां पर बैठा था, लेकिन यह जो तुम कर रही हो सिर्फ मेरे ऊपर कर्ज का एक बोझ लाद रही हो, एहसान लाद रही हो, एहसान कर रही हो। यह सुनकर के अनन्या कहती है कि मंजीत चुप रहो, दोबारा कुछ मत कहना। दोस्तों मंजीत भी दोस्तों मजबूर हो जाता है, करे तो आखिर क्या करे। गाड़ी उसके घर के पास खड़ी हो जाती है, अपने माँ को गाड़ी में बिठाता है और बिठा करके दोस्तों दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। लगभग 2.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास का सफर होता है। मंजीत पहुंच जाता है जहां पर गाड़ी का लोकेशन अनन्या बताती जाती है। उस लोकेशन पर दोस्तों पहुंचने के बाद
अनन्या वहां पर है जो मिल जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। अनन्या कहती है कि अब तुम कुछ जगह जो अच्छी जगह आ गए हो, तुम्हारी माँ का भी इलाज हो जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। दोस्तों यह सुनकर के जो मंजित था उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगने लगा कि मैंने जो सेवा भाव की थी भगवान भोलेनाथ शायद ये उसी का मुझे फल मिल रहा है। दोस्तों अनन्या उसकी माँ को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उनके पिता संदीप गोयल रहते थे और अपने पिताजी से कहती है कि यह बूढ़ी दादी है, इनकी पूरी बॉडी की जांच कराइए, इनको क्या दिक्कत है इनका ट्रीटमेंट कराइए, अगर आपका सोर्स या पावर लगे तो ऐसा करिए कि इनका एक भी पैसा न लगे और इलाज अच्छे से अच्छा हो जाए। यह मान के चलिए कि अपने घर के सदस्य हैं। यह सुनकर के जो संदीप गोयल थे थोड़ी देर के लिए भौचके रह जाते हैं और अनन्या से कहते हैं कि जब से तुम हरिद्वार से आई हो तुम्हारे अंदर भाव जो है बहुत सारा बदल आ गया है, सच बताओ ये कौन है। दोस्तों थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, उसके बाद सारी कहानी बताती है। सुनकर के जो संदीप थे वह बहुत खुश होते हैं और कहती है कि बेटी मुझे इतना भरोसा नहीं था, ना यकीन था कि तुम कभी ऐसा सेवा भाव करोगी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब तुम इनकी इलाज की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, पैसे हो या ना हो इनका अच्छा सा ट्रीटमेंट इलाज कर दिया जाएगा। दोस्तों तत्काल प्रभाव से उनका एडमिट किया जाता है और संदीप गोयल को और जो डॉक्टर की टीम होती है जांच के लिए उनको भेज देते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट आती है, उस आधार पर इनका ट्रीटमेंट चलने लगता है। लगभग दोस्तों 1-2 सप्ताह तक जो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, इस 1-2 सप्ताह में पूरा खाना पीना जो भी देख रेख होती है अनन्या होती है, वो मिल करके करती है मंजीत के साथ। और दोस्तों 2 सप्ताह के बाद उनके स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार हो जाता है। एक दिन अनन्या मंजीत दोनों बैठे थे, संदीप गोयल जो डॉक्टर थे वो आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों यह सुनकर संदीप गोयल मुस्कुराए और बोले बेटा घबराने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ की तबीयत में काफी सुधार हो चुका है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 या 4-5 दिन में इन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। अब दवाएं असर कर रही है और खतरे जैसी कोई बात नहीं है। यह सुनते ही मंजीत और अन्या के चेहरे पर खुशी लौट आई। मंजीत की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर संदीप गोयल के चरणों में झुक गया और भावुक होकर बोला सर आप मेरे लिए सिर्फ डॉक्टर नहीं भगवान का रूप है, मैंने भगवान भोलेनाथ की सेवा निस्वार्थ भाव से की थी और शायद उसी का फल है कि उन्होंने आपकी बेटी और आपकी मेरी जिंदगी में भेज दिया। अगर आप लोग नहीं मिलते तो शायद मैं अपनी माँ का इलाज कभी नहीं करा पाता। मंजीत की सच्ची भावना देखकर संदीप गोयल की आंखों में भी नम हो गई। उन्होंने उसे उठाया और कहा बेटा किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य एहसान नहीं। कुछ दिन बाद मंजीत की मां पूरी तरह से दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य होकर अस्पताल से घर लौट जाती है। इसी दौरान संदीप गोयल ने मंजीत की ईमानदारी सेवा भाव और मेहनत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने अपने परिचितों से बात करके मंजीत के लिए एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था कर दी। मंजीत ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी संवारने लगा। उधर अनन्या की भी दिल्ली में नौकरी शुरू हो गई। वह रोज शाम को मंजीत की मां का हालचाल पूछने लग जाती है। समय के साथ दोनों परिवारों के बीच अपनापन बढ़ता गया। अनन्या और जो मंजीत एक दूसरे के सम्मान करने लगे और यही सम्मान धीरे धीरे सच्चे प्रेम में बदल गया। एक दिन अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा मंजीत पता नहीं क्यों लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। तो मंजीत मुस्कुराया और बोला अन्या यही बात मैं भी कहना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम यह न समझो कि तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे परिवार की वजह से ऐसा सोच रहा हूँ। दोनों की बातें सुनकर दोस्तों मंजीत की माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा बेटी अगर तुम इस घर की बहू बन जाओ तो मुझे लगेगा कि भगवान मैंने मेरी सारी खुशियां लौटा दी है। अब जब दोस्तों यह बात संदीप गोयल तक पहुंची तो उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा मेरे लिए सबसे बड़ी बात मेरी बेटी की खुशी है। मैंने हमेशा उसकी अपनी मर्जी से फैसले लेने की सीख दी है। अगर उसकी खुशी मंजीत के साथ है तो मुझे यह रिश्ता पूरे दिल से मंजूर है। कुछ समय बाद पूरे परिवार और रिश्तेदार की मौजूदगी में अनन्या और दोस्तों मंजीत का विवाह पूरी धूमधाम से संपन्न था। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने काम के साथ जरूरतमंद लोगों की सेवा का संकल्प भी लिया। हर सावन में कावड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाते और जरूरतमंदों की मदद करते। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके संस्कार से और ईमानदारी से होती है। जब नियत साफ हो, कर्म अच्छे और भगवान पर सच्चा विश्वास हो तो जिंदगी एक न एक दिन जरूर बदलती है। और अगर दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको यह वीडियो किस शहर से देख रहे हो। मिलते हैं दोस्तों अगली सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।